नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है सिलेक्शन फॉर प्रीलिम्स, उसका पार्ट 8 आने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता जो है वो समझी थी, उसका नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है, उसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था, सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। और उसने क्या किया था? उसने आर्थिक रूप से संपन्न दोआब क्षेत्र पर आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण हेतु, कौन से आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण हेतु उसने 2000 तुर्क सैनिक, कितने तुर्क सैनिक? उसने 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त किए थे। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। टंकों पर टकसाल का जो नाम अंकित करने की जो प्रथा है वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो मुद्रा प्रणाली में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने क्या किया था? जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। जिसने क्या चलाए थे? जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जो है वो चलाए थे। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की जो परंपरा है वो इसी ने चालू की थी। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य और कौन से हैं? उसने चांदी का टंका भी लॉन्च किया था। चांदी का जो टंका है इसने मतलब निकाला था, जिसका जो वजन था वो 175 ग्रेन का था। इसने तांबे का भी, जीतल का भी प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर क्या किया था? इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था और अपने लिए एक वाक्य उसमें छपवाया था। वाक्य क्या है आप नोट कर लीजिएगा। शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी, सूर्य सदा विजयी इल्तुतमिश। यह जो है उसने अपने मतलब जो उसका सिक्का था उस पर यह अंकित करवाया था। और ग्वालियर अभियान जब उसने किया था तो ग्वालियर अभियान के बाद इसने एक स्मारक मुद्रा प्रचलित की थी जिस पर इल्तुतमिश का तो नाम था ही, साथ साथ उसकी बेटी रजिया का भी नाम उसमें अंकित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के कौन से अभियान के बाद उसने मतलब सिक्का लॉन्च किया था अपना और उस पर रजिया का नाम डाला था। तो आपको याद रखना है वह ग्वालियर सिक्का था, वो ग्वालियर अभियान था जिस अभियान के बाद उसने सिक्का जारी किया था। ओके, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? तो मैंने बताया था इसका प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, सुल्तान इल्तुतमिश ने इसका प्रचलन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न 175 ग्रेन का सिक्का किसने चलवाया था? तो मैंने बताया था इल्तुतमिश ही था जिसने 175 ग्रेन का सिक्का चलवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो मैंने बताया कौन था, ये इल्तुतमिश था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो फिर से वही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से दीजिए। ठीक है, इसमें सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी थी आपको उसके बारे में बताना है। तो कौन कौन सी थी मैंने बताया था। पहला कौन सा था? पहला जीतल था, दूसरा टंका था। दाम का तो उसमें कोई नहीं था, रुपया तो चलता भी नहीं था उस समय। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? तो याद रखिएगा, न्याय चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर सुल्तान तथा जनता के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। इनको जिनको न्याय चाहिए होता है। न्याय के लिए इल्तुतमिश ने राजधानी तथा सभी प्रमुख नगरों में काजी, एक तरफ कौन था? काजी और अमीर दाद
आमीर दाद। सभी प्रमुख नगरों में काजी तथा अमीरदार इसने नियुक्त किए थे और इनके निर्णयों के विरुद्ध जो लोग होते थे वो प्रधान काजी के अदालत में अपने मुकदमे पेश करते थे। ठीक है, और अंतिम फैसला उसी के द्वारा किया जाता था। कौन? जो मतलब जो खूब काजी होते थे, उनका जो सरदार होता था वही उनका फैसला करता था। और न्याय व्यवस्था में सुल्तान जो होता था, सपोज करो जैसे अभी आजकल की सुप्रीम कोर्ट है ना, कि कोई हाई कोर्ट का डिसीजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है, तो उस तरीके से वहाँ पे भी उस समय यही था। ठीक है, जो काजी फैसला दे देंगे उनके काजी के जो फैसला है उनको ओवर रूल्ड कौन कर सकता था? वो सिर्फ सुल्तान ही कर सकता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला, हाँ, इसका आंसर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंसर नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन इल्तुतमिश की संतान नहीं थी किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नसरुद्दीन महमूद जो था, इसका सही आंसर है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो नासिरुद्दीन महमूद जो है वो अलाउद्दीन मसूद शाह के पतन के बाद 10 जून 1246 को 10 जून 1246 के दिन गद्दी पर बैठा। जो इल्तुतमिश की संतान नहीं वरन उसका पौत्र था। ये जो था ना, ये नासिरुद्दीन महमूद जो था वो इल्तुतमिश का सुल्तान नहीं था, मतलब वो बेटा नहीं था, यह इसका पौत्र था। और इसने 1246 से लेके कब तक शासन किया था? इसने 1246 से लेके 1265 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ओके, और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उसके बाद ये 1265 के बाद बलबन जो है, पता है आपको बलबन कौन था? बलबन सिंहासन पर बैठा जिसने कब तक शासन किया? जिसने 1287 तक शासन किया। बात समझ में आ गई? जो नसरुद्दीन महमूद जो था इसने 1246 ईस्वी में गद्दी पर ही बैठा था और 1265 तक इसने शासन किया था। 1265 के बाद बलबन आया और बलबन जो है 1287 तक कुर्सी पर बैठा रहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। जो इल्तुतमिश है वो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वो मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। कथन बोल रहा है, प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन बोल रहा है, कारण इसका है, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो ये भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 है वो स्पष्टीकरण इसका सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। तुर्की प्रशासन व्यवस्था में सैनिक संगठन का विशेष महत्व होता था उस समय, मतलब मध्यकालीन में। सुल्तानों की जो सैन्य व्यवस्था का जो शुभारंभ किया था, सुल्तानों की जो सैन्य व्यवस्था का जो शुभारंभ किया था ना, वो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था। इसके समय सल्तनत की सेना को, जो सल्तनत की जो सेना होती थी उसको क्या नाम दिया जाता था? उसको नाम दिया जाता था हस्म-ए-कल्ब। हस्म-ए-कल्ब, उसको नाम क्या दिया जाता था? हस्ने कल्ब नाम दिया जाता था। और ये कौन सी सेना होती थी? ये केंद्र की सेना होती थी। और इसको एक और नाम दिया जाता था, आप नोट कर सकते हो, इसको कल्ब-ए-सुल्तानी भी कहा जाता था। इसको कल्ब-ए-सुल्तानी वो भी कहा जाता था। ओके, इल्तुतमिश ने गुलामों के रूप में कई सैनिकों को इसने भर्ती किया था और अपनी सेना का गठन किया था। इल्तुतमिश ने अपनी सेना के सैनिकों को नगद रूप में वेतन नहीं प्रदान करता था। वह क्या करता था? वह एकता के रूप में भूमि के टुकड़े प्रदान करता था। किसके रूप में? एकता के रूप में भूमि के टुकड़े प्रदान करता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बलबन आया। बलबन ने सर्वप्रथम सैन्य विभाग की स्थापना की, और उस सैन्य विभाग का नाम क्या रखा? बलबन ये कर रहा है, ध्यान रखिएगा। बलबन ने एक सैन्य विभाग स्थापित किया जिसका नाम रखा दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज, ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया बलबन ने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद आया अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का काल सैनिक सुधारों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, उसने स्थायी सेना का गठन किया और एकता जो प्रथा थी ना, एकता प्रथा को इसने समाप्त कर दिया।
और सैनिकों को इक्ता देना बंद करके उन्हें नगद रूप में वेतन का उसने भुगतान किसने आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी था ना, हाँ वही था। ओके, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। यह कथन किसने बोला था? यह कथन बोला था इल्तुतमिश ने। किसने बोला था? इल्तुतमिश ने। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। सल्तनत कालीन जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने तुर्कों की बड़ी संख्या में अक्ताएं प्रदान की थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही कहा था, ये जो कथन है इल्तुतमिश ने ही कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना संभव नहीं है। ओके, इल्तुतमिश ने और क्या किया था? इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से मांग पत्र जो है वो प्राप्त कर लिया था। अपने भारतीय प्रदेशों की वैधानिक स्वीकृति भी इसने प्राप्त कर ली थी। उसने ईरान के राजतंत्रीय परंपराओं, ध्यान रखिएगा, इसने जो ईरान जो था ना, ईरान का जो राजतंत्रीय जो परंपरा थी ना, उस परंपरा को इसने ग्रहण किया और उसको भारतीय वातावरण में प्रसारित किया। भारतीय, जैसे कि ईरान से उसने सीखा, ईरान से सीखने के बाद उसने इम्प्लीमेंटेशन किसके ऊपर किया? हिंदुस्तानियों के ऊपर किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो प्रथम और अंतिम जो महिला शासक थी उसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। उनका नाम क्या था? रजिया सुल्तान नाम था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला जो शासिका थी वो रजिया थी। जो कौन थी? जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। मैंने बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान किया था। ग्वालियर अभियान के बाद इसने स्मारक मुद्रा प्रचलित की थी, जिस पर इल्तुतमिश के साथ रजिया जो है ना, उसका नाम भी अंकित करवाया गया था और उसने उसी में रजिया को अपना उत्तराधिकारी बताया। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी, ये भी मैं बता चुका हूँ। उसने कब से कब तक शासन किया? उसने 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली पर। ठीक है, रजिया ने अपने सिक्कों पर क्या अंकित करवाया? रजिया ने अपने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा की विरुद्ध उपाधि जो है ये इसने धारण की। कौन सी उपाधि थी? उम्दत उल निस्वा जो है ये उपाधि इसने धारण की थी। और अप्रैल 1240 में ना, अप्रैल 1240 में क्या हुआ? अप्रैल 1240 में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। फिर अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के लिए ये जो रजिया सुल्तान थी वो किस ओर गई? वो तबर हिंद की ओर गई। कहाँ पर गई? तबर हिंद की ओर इसने मतलब प्रस्थान किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जो वहाँ के जो राजा थे ना, उन्होंने याकूब की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान को ना बंदी बना लिया। लेकिन जो रजिया सुल्तान थी वो घबराई नहीं। रजिया ने चतुराई से काम लिया और वहाँ के जो राजकुमार थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था अल्तुनिया। उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया से इन्होंने विवाह कर लिया और अल्तुनिया से विवाह करके इसको अपनी ओर मिला लिया। किंतु उसके बाद क्या हुआ? फिर जब विवाह हो गया, फिर रजिया जो है ना, रजिया की एक और लड़ाई हुई। किससे? बहराम शाह से। एक और लड़ाई हुई किससे? बहराम शाह से लड़ाई हुई और बहराम शाह से लड़ाई में वह पराजित हो गई। और पराजित हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये मार्ग से जा रही थी और फिर वहाँ रास्ते में इनको कौन मिले? रास्ते में इनको मिले डाकू, और डाकू ने इनको और इनके हस्बैंड को दोनों की हत्या कर दी। कब हत्या कर दी? 1240 ईस्वी में इन्होंने हत्या कर दी। हत्या जो हुई थी उसका स्थान क्या था? तो रजिया सुल्तान की जो हत्या हुई थी वो कैथल नामक स्थान पे हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कैथल नामक स्थान के पास हुई थी। और रजिया के समय सुल्तान व तुर्क अमीर जो थे ना, उनके बीच में आपसी हमेशा संघर्ष होता रहता था। जो शुरुआत हुई थी ना वो तभी से हुई थी। इन्हीं तुर्क अमीरों के कारण ही ना रजिया को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। जो ये स्टार्ट हो गया था ना, सुल्तान और तुर्क अमीरों के बीच जो संघर्ष हो गया था, इससे ही रजिया की जो शासक बनने की जो मतलब एक तरीके से उसको अपना राजपाट खोना पड़ा। ओके, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो मैंने बताया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में बनी और ये कब तक रही? 1240 ईस्वी में रही। कैथल नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी गई थी, इनके हस्बैंड के साथ हत्या कर दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर
किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया? तो मैंने बताया था कौन था वो, रजिया सुल्तान ही थी जिसने ये अपने अंकित करवाया था, धारण किया था ये उपाधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो मैंने बताया किसका हाथ था, तुर्क जो थे, तुर्क अमीर और सुल्तान जो है वही आपस में लड़ा करते थे, तो इसी की वजह से रजिया को अपना शासन जो है वो खोना पड़ा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रजिया सुल्तान कहाँ हारी और उनकी हत्या कहाँ पर हुई? तो मैंने बताया था कैथल नामक जगह पर रजिया सुल्तान की हत्या हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन मसूद शाह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन जो है उनका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। इसके बारे में बलबन, अब बलबन आया है तो बलबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। बलबन का जो वास्तविक नाम था ना वो गयासुद्दीन भी नहीं था, वो गयासुद्दीन बलबन एक साथ लिया जाता था, लेकिन बलबन का जो वास्तविक नाम था ना वो बहाउद्दीन था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बहाउद्दीन। उसका नाम क्या था? बहाउद्दीन। और वह कौन था? वह इलबारी तुर्क था। वह कौन था? वह इलबारी तुर्क था। ओके। बलबन गद्दी पर बैठने के बाद उसने एक नवीन राजवंश, एक नए राजवंश की इसने शुरुआत कर दी। एक नवीन राजवंश जिसका नाम बलबनी था। जिसका नाम क्या था? बलबनी था, अर्थात द्वितीय इलबारी वंश। द्वितीय इलबारी वंश की इसने नींव डाली। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के, ध्यान रखिएगा, बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में अफरासियाब का वंशज माना। किसका वंशज माना? अफरासियाब का इसने अपने आप को वंशज माना। और शासन को ना ईरानी पद्धति के आदर्श के आधार पर इसने व्यवस्थित किया। जो उस समय ईरान या फारसी में जिस तरीके से शासन होता था उसी तरीके से ये शासन करता था। और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ना दरबार में इसने क्या किया था, कुछ ढोंग भी ये करता था। क्या ढोंग करता था? इसने गैर इस्लामी प्रथाओं की भी शुरुआत की। ठीक है, उसने ये जो एक होता था ना सिजदा का मतलब क्या होता है? सिजदा का मतलब होता था घुटने के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सर झुकाना। इसने सिजदा की भी शुरुआत की। इसने एक, उस समय ये चलता था पायबोस में क्या होता था? पायबोस में सुल्तान के पैर चूमना होता था। और ये जो जैसी ये प्रथाएं थी ना, इसने फारसी ईरानी प्रथाओं से सीख रखा था। और फिर उसके बाद एक त्यौहार आने लगा। कौन सा? नौरोज का जो त्यौहार था वो भी यह त्यौहार यहाँ मनाने लगा। इन सब का जो आरंभ हुआ था ना, इन सब का आरंभ किसने किया था? बलबन ने ही किया था। और ईरानी सभ्यता से मतलब ईरानी जो लोग थे उनसे प्रभावित होकर ही इसने अपने पुत्र के नाम जो है ना वो भी फारसी भाषा में ही रखे। जैसे इसके एक पुत्र का नाम था कैकूबाद। इसके एक पुत्र का क्या नाम था? कैकूबाद नाम था। इसके एक पुत्र का नाम कै खुसरो था। क्या था? कै खुसरो था। एक इसके पुत्र का नाम क्यूमर्स था। क्या था? क्यूमर्स था। तो बिल्कुल फारसी भाषा में इसने अपने पुत्रों के नाम भी रखे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। किस पद्धति से अपने दरबार का गठन किया? तो मैंने बताया था कौन सी पद्धति से? फारसी पद्धति, ईरानी पद्धति जो थी उस पद्धति पर अपने दरबार का इसने गठन किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो मैंने बताया था बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? अफरासियाब का वंशज मानता था। किसका? अफरासियाब का वंशज अपने आप को मानता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया वह कौन था? मैंने बताया था अपने आप में ये नाम कमाना चाहता था तो इसीलिए इसने ये सब किया। कौन था वो? बलबन था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ करवाया? मैंने बताया था कौन था वो? बलबन ही था जिसने नौरोज का भी आरंभ करवाया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की? तो मैंने बताया इसकी शुरुआत भी बलबन ने की। किसने की? बलबन ने इसकी शुरुआत की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन बोल रहा है बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा इसका कारण दे रहा है वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, मैंने बताया था ना, वो वृद्धि करना चाहता था इसलिए ये सब कर रहा था वो, तो दोनों सही है। और दोनों सही है और जो कारण है वह कथन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए बलबन के बारे में। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए थे इसने। ठीक है, बलबन के राजत्व जो बलबन था, बलबन के राजत्व का जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था, वो आधारित था प्रतिष्ठा के आधार पर, शक्ति के आधार पर और न्याय के आधार पर, न्याय पर ये आधारित था। बलबन के राजत्व के सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। वो दो प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? पहली विशेषता यह थी कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया होता है, और दूसरा क्या था, दूसरा था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब नाइब ए खुदाई। ठीक है, मतलब इसने ये बोला था उसके अनुसार सुल्तान जो होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। और बलबन ने एक उपाधि धारण की थी भाई, उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था जिल्ले इलाही। उस उपाधि का क्या नाम था? जिल्ले इलाही। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? बलबन इस बात पर बल देता था कि सुल्तान में ईश्वर की शक्ति निहित होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकती है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, ये राजा है, अगर ये गलत करता है तो उसकी जांच कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ईश्वर के अवतार एक तरीके से मानते थे कि ईश्वर की शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? मैंने बताया ना, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। वह किसका शासनकाल था? वह था बलबन का शासनकाल। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? मैंने बताया नहीं था, मैंने जो कहानी सुनाई ना, कहानी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप कहानी याद रखोगे ना, तो सपोज करो बलबन के बारे में आप थोड़ा सा भूल जाओगे, तो जिस तरीके से मैंने कहानी सुनाई है ना, वो आपको कहानी याद रहेगी बाद में, तो आप अच्छे से उत्तर दे सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो मैंने बताया था ना, जिल्ले इलाही की उपाधि जो है इसने धारण की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने स्वयं को नाइबे खुदाई कहा? मैंने बताया था ना, जो अपने आप को सर्वे सर्वा बोल रहा है वो कौन था? वो बलबन था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, वो कौन था? वो बलबन था। बलबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए। बलबन के समय में दिल्ली और आसपास के इलाकों और दोआब में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, मेवाती मतलब राजस्थान के जो राजा, मतलब मेवाती के जो राजा होते थे, इतने साहसी और उदंड हो चुके थे कि वो दिल्ली की सीमा तक आकर लूटपाट करते थे। और इन लोगों से निपटने के लिए बलबन जो था, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तथा बलबन ने पूरे एक साल तक इसने मेवातियों का दमन करके जंगलों को कटवा दिया। कहाँ पर? राजस्थान में जो था वो जंगलों को पूरा कटवा दिया। दिल्ली के जो बाहर जो जंगल था पूरा ख़त्म करवा दिया उसने। ठीक है, जंगलों को कटवाया और इसने एक दुर्ग बनवाया। दुर्ग का क्या नाम था? दुर्ग का नाम था गोपालगिरी। दुर्ग का क्या नाम था? दुर्ग का नाम था गोपालगिरी दुर्ग को बनवाया। शासक बनने के पूर्व जो बलबन था वो एक तरीके से बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था तुर्कान चहलगानी। जिसका क्या नाम था? तुर्कान ए चहलगानी। इसका ये सदस्य था और स्वयं सुल्तानों और सरदारों के मध्य जो संघर्ष होते थे उसमें यह सक्रिय भाग लेता था, हमेशा बिल्कुल आगे रहता था। इसलिए सुल्तान बनने के बाद इसने क्या किया?
सुल्तान बनने के बाद इसने अपने वंश की सुरक्षा के लिए क्या किया, ये जो गुट बना था ना, इस गुट को ही इसने ख़त्म कर दिया। ओके, और तुर्कान चहलगामी संगठन का दमन करके इसने धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण कथन क्या बोलता है, इसके बारे में और महत्वपूर्ण कथन ये है कि तुर्कान चहलगामी का जो सबसे शक्तिशाली जो सरदार था उसका नाम शेर खान था। उसका नाम क्या था, उसका नाम शेर खान था। जो कौन था, वो जो बलबन है, बलबन का यह चचेरा भाई था। और फिर जो बलबन था इसने भी शेर खां को विष देकर, जहर देकर इसको भी मरवा दिया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा 1 वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? वह कौन था? बलबन ही था। ओके, मेवाती आते थे, हमला करते थे, लूटपाट के ले जाते थे, परेशान होकर इसने 1 वर्ष तक केवल मेवातियों का दमन ही किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है, इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी की सत्ता, हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की थी? पूर्ण रूप से सफलता किसने हासिल की थी? भाई एक ही आदमी था, वह कौन था? बलबन था। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी का दमन किया? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा है, कथन दे रखा है और उसका रीजन दे रखा है। पहला कथन है, बलबन तुर्कान चहलगामी का सदस्य था, तो मैंने बताया हाँ यह इसका सदस्य था। दूसरा कथन बोल रहा है, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। हाँ ये कथन बिल्कुल सही है। तो देखो दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट रीज़न दे रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही विश्लेषण नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्जी विभाग की जो स्थापना है वह किसने करी थी? दीवान अर्जी की जो स्थापना है वह बलबन ने करी थी। किसने करी थी? बलबन ने करी थी। बलबन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। सल्तनत काल में जो सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग के अध्यक्ष को आरिज मुमालिक कहा जाता था। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। आरिज मुमालिक कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ये सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को ये कहा जाता था। यह सेना का प्रधान होता था, मतलब एक तरीके से अभी के जो रक्षा मंत्री आप मान सकते हो, सेना का यह प्रधान रक्षा मंत्री या प्रधान होता था। इस विभाग की जो स्थापना थी ना, वो गयासुद्दीन बलबन ने ही की थी। जो बलबन है, बलबन ने ही की थी। सैन्य विभाग का जो प्रमुख कार्य होता था वह सैनिकों की भर्ती करना होता था, ठीक है। और सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग को ही दीवाने अर्ज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना के पश्चात इस पद पर जो पहला बंदा जो नियुक्त हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था इमादुल मुल्क। उसका नाम क्या था? उसका नाम था इमादुल मुल्क नियुक्त किया गया और उसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? रावत ए अर्ज की उपाधि जो है वह इसको इसकी उपाधि दी गई। बलबन के सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अच्छा जो श्रेय जो कह सकते हैं वो इसी बंदे को जाता है। बलबन तो चलो राजा था, लेकिन उसकी सेना में जो इतना अधिक जोश था, इतना अधिक जो मतलब संघर्ष करने का जो जज्बा था, वो किसके कारण से था? वो इसी बंदे के कारण से था, इमादुल मुल्क के कारण ही था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी किसे दी गई थी? मैंने बताया था, जो एक तरीके से रक्षा मंत्री था बलबन का, इमादुल मुल्क को दी गई। आप ये भी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो मैंने बताया था यह रक्षा विभाग से संबंधित था, ठीक है। मतलब सैन्य विभाग, रक्षा विभाग, कुछ भी कह सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था आरिज मुमालिक। क्या कहा जाता था? आरिज मुमालिक। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से वही है, कथन और कारण वाला। ध्यान से देखिए। पहला कथन बोल रहा है, बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कारण जो दे रहा है, बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। बर्नी एक लेखक हैं, ध्यान रखिएगा।
बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, मतलब कथन दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए जो बलबन के बारे में, फिर से आ गया बलबन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। बलबन के समय में मंगोल आक्रमण का हमेशा भय बना रहता था, जिसके कारण बलबन जो था ना, वह अपने राज्य में ही राज करना चाहता था, वो अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता था। इसलिए कहा जाता है कि बलबन ने अपने विस्तार की नीति को बिल्कुल अपनाई ही नहीं। फिर बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मंगोल आक्रमण से देश की रक्षा हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाई थी। और उसने क्या किया था, उसने पश्चिमोत्तर सीमा, जो पश्चिम की जो सीमा है, पश्चिम और उत्तर की जो सीमा है, ये देखिए, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो मैंने बोला पश्चिम उत्तर मतलब ये वाली जो सीमा है जहाँ राजस्थान वगैरह है, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय उसने किए। बलबन ने मैंने बताया था, बलबन एक वो जो था, जो ऑर्गेनाइजेशन था तुर्कान चहलगानी, इसको भी समाप्त कर दिया। सारी सत्ता का स्वामित्व क्या कर दिया इसने, केवल एक बंदे के ऊपर कर दिया, केवल राजा ही सब कुछ देखेगा। इस वजह से इसने क्या किया, अपने आप को शक्तिशाली बनाया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लेते हैं। एक लेखक हैं जिनका नाम है हबीबुल्लाह, एक लेखक हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह जी क्या कहते हैं, हबीबुल्लाह जी बोलते हैं बलबन का शासनकाल सुदृढ़ीकरण का काल था। विशाल सेना होते हुए भी बलबन ने मंगोल आक्रमण के भय के कारण सीमा विस्तार का प्रयास नहीं किया। यह किसका कथन है, यह हबीबुल्लाह जी का कथन है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न फिर से कथन और कारण वाला है। ओके, कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कथन बिल्कुल सही है। फिर अगला बोल रहा है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। कथन ये भी सही है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो इसका सही कथन आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ओके, याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। कौन था वो, बलबन ही था। वह ज़्यादा बवाल जो है अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था मंगोल आए भारत में। ठीक है, ये अपना ही खुश था, अपने में ही मस्त था और कुछ करना ही नहीं चाहता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस सल्तनत, हाँ सीमा विस्तार नहीं हो गया, ठीक है ओके। फिर अगला क्वेश्चन है बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। इसका जो सही आंसर है, देखो सब इसका कारण था। विदेशी आक्रमण का भय कारण था, आंतरिक विद्रोह कारण था जिसने तुर्की चहलगामी की बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, तभी तो लोग विद्रोह कर रहे थे। ओके, फिर यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। उसका कमज़ोर स्वभाव तो कमज़ोर नहीं था, लेकिन बस हाँ थोड़ा सा भय तो लगा रहता है मंगोलों से। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका याद रखिएगा, इसका आंसर है आंसर नंबर डी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, पहला कथन बोल रहा है उसने नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है बिल्कुल। उसके बाद ये बोल रहा है उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, सही है बिल्कुल। उसके बाद उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। इसने थोड़ी ना प्रारंभ किया था, इससे पहले जो आए थे इल्तुतमिश वही सब करके गए थे ये सब। ओके, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, भारत में इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था, मैंने अभी बताया। इक्ता एक प्रकार का राजस्व संग्रहण अधिकार होता था जो भू क्षेत्रों के रूप में प्रदान किया जाता था। इसको प्राप्त करने वाले मुक्ति या वली, इसको जो प्राप्त करते थे उनको मुक्ति या वली, इनको मुक्ति या वली के नाम से जाना जाता था। ओके, बलबन ने इक्तादारों की आय का आकलन करने के लिए प्रत्येक इक्ता में एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसको क्या बोला जाता था, जिसको ख्वाजा बोला जाता था। बलबन ने सुल्तान को सुल्तान अपने आप को सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना था। मैंने बताया था जिसको नियाबत खुदाई कहा गया, और अपने प्रतिबिंब मतलब अपने आप को जिल्ले इलाही की उपाधि भी धारण करवाई थी। ओके, बलबन ने तुर्कान चहलगामी का विनाश भी किया था। ओके,
फिर उसके बाद क्या उसने बलबन ने बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ? तो तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ? वह विद्रोह हुआ बंगाल में। कहाँ पर हुआ? बंगाल में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए। जो बलबन था, बलबन के समय बंगाल में सन 1279 ईस्वी में तुगरिल खां ने विद्रोह किया था और क्या की थी, तथा सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के चलाए और खुतबा भी पढ़वाया। ठीक है, तुगरिल खां के इस विद्रोह से बलबन को बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि वो बलबन का दास था एक तरीके से, और किसी भी दास का प्रथम विद्रोह था बलबन के समय में, इसलिए वह बहुत दुखी था। इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं बलबन गया, स्वयं मतलब किसी को भेजा नहीं, स्वयं वह खुद गया। इस विद्रोह के दबाने के बाद क्या किया, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था बुगरा खां। जिसका नाम था बुगरा खां। इसने क्या किया, पहले ये गया बंगाल में, तुगरिल खां को ख़त्म किया। तुगरिल खां को ख़त्म करने के बाद बंगाल का सूबेदार जो है वो अपने बेटों को बना दिया, बुगरा खां को। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? मैंने बताया था कौन था वो था तुगरिल खां, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? देखो, जो बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत है ना, वो बलबन की ही आदत थी। तो जिस भी क्वेश्चन में देखो कोई सुल्तान बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, वहाँ पे तुरंत बलबन का ऑप्शन सही मारो। ओके, चलिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, बलबन जो है यही किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत है बरनी, मैंने बताया था, बरनी ने ही बताया था ना, बहुत बड़ी चीज़। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था जियाउद्दीन बरनी, और जियाउद्दीन बरनी ने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम क्या था? उस ग्रंथ का नाम था तारीख ए फिरोज शाही। उस ग्रंथ का क्या नाम था? तारीख ए फिरोज शाही। ओके, उस ग्रंथ का नाम था तारीख ए फिरोज शाही, जो कि बलबन के राज्याभिषेक जो हुआ था ना, राज्याभिषेक के साथ प्रारंभ किया था इसने इस ग्रंथ को। और उसमें क्या क्या किया? उसमें बलबन के सार्वभौमिकता तथा राजनीति वो कैसे करता था, ठीक है, इन सब के बारे में इसने संकलन किया है इस किताब में। और क्या किया है? उसके बाद इसने अपनी किताब में ही मिनहाज उल सिराज ने तबकाते नासरी नामक ग्रंथ की रचना की। और जो इब्न बतूता, एक आपको पता था मोरक्को से आया था, कौन आया था मोरक्को से? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल रेहला। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था किताब उल रेहला। इस किताब को किसने लिखा? इस किताब को इब्न बतूता ने लिखा, जो इसके बारे में बताता है। आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है? एक तरफ दे रखा है अधिकारी और दूसरी तरफ दे रखा है कबीला। ओके, बताना है कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं। जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के साथ जो कबीला था वह था सम्मी, बिल्कुल सही है। बलबन जो था वह बलबन इलबरी से रिलेटेड था, ये भी सही है। उसके बाद जामुलुद्दीन याकूत जो था वो हब्सी कबीला से रिलेटेड था, ये भी सही है। और जो मंगू जो था वो मंगोल से रिलेटेड था, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए इसका सही ऑप्शन। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।